वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम नीरज शुक्ला। विद्यार्थियों, आज मैं आपको ग्रामर की बेसिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आपके सामने मौजूद है, उपस्थित है पार्ट फर्स्ट। विद्यार्थियों, भाषा सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत है, लेकिन अपनी लैंग्वेज को पॉलिश करने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। मैं आपको आपकी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में अब आपको ग्रामर सिखाने जा रहा हूं और आपके सामने पार्ट फर्स्ट प्रस्तुत है। विद्यार्थियों, हर भाषा की अपनी एक संरचना होती है। आप अंग्रेजी भाषा की संरचना पर जब दृष्टि डालेंगे, जब भी अंग्रेजी का कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से अंग्रेजी भाषा ही नहीं, विश्व की हर भाषा का निर्माण, आप कोई भी वाक्य अगर आप बोलते हो तो आपको इन तीनों की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में अंग्रेजी ग्रामर सिखाने की कोशिश करूंगा और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, इन तीन चीजों को आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं एक टीचर हूं। मैंने क्लासेस में देखा है कि हमारे बच्चे सब्जेक्ट नहीं जान पाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं जान पाते हैं। लेकिन सबके बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन मैं सबको समझा के अब मानूंगा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं जान पाते। जो बच्चे इन चीज को जानते भी हैं वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और चौथी चीज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का अंतर समझाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इस चैनल पर बने रहें। मैं धीरे धीरे पार्टली आपको सब कुछ समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के विषय में जानें। ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में जो भी पर्सन काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। राम क्रिकेट खेलता है, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? आप सोचिए, इस सेंटेंस में पिताजी अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए पिताजी क्या हुए? सब्जेक्ट। माताजी किचन में भोजन पका रही हैं, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। माताजी किचन में खाना बना रही हैं, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? माताजी काम कर रही हैं। सो आवर सब्जेक्ट इज मदर। इसलिए स्टूडेंट्स, वह जो कार्य करता है, कार्य मीन्स एक्शन, वह जो कार्य करता हो अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, फिर से परिभाषा पर नजर डालते हैं। वह जो एक्शन करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे हमने लिखा राम प्लेस क्रिकेट। क्या सेंस हुआ बच्चों? राम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? यहां पर राम कर रहा है, इसलिए हमारा राम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। समझ में आया बच्चों? जैसे हमने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर। स्टूडेंट्स, सेंटेंस को देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? ही, वह, इसलिए हमारा ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, लेकिन हर सेंटेंस में एक्शन नहीं होता।
आपके सामने तो सेंटेंस है, यहां पर एक्शन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन हो। विद्यार्थियों, जब बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर जब सेंटेंस में मुख्य क्रिया का कार्य कर रहे हो, मेन वर्ब का काम कर रहे हो, तब सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है। तब उस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने? स्टूडेंट सामने देखते रहिए, व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे सेंटेंस जहां बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर सेंटेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो, जहां पर कोई एक्शन ना हो, जहां पर कोई केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, तब आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने लिखा, राम वॉज अ ग्रेट किंग। राम एक महान राजा थे। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तब आप कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को? तब आप देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। विद्यार्थियों, राम वॉज अ ग्रेट किंग, राम एक महान राजा थे। किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में कहा जा रहा है। सो आवर सब्जेक्ट इज राम। I am taking another example. She is a good girl. अभी सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सी इज अ गुड गर्ल। आपने देखा यहां कोई एक्शन हो रहा है, हमको केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक जानकारी मिल रही है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तब हम इस परिभाषा पर अपनी नजर नहीं डालेंगे, हम इस परिभाषा पर, इस डिफिनीशन पर अपनी नजर रखें जिसके विषय में कुछ कहा जाए। शी इज अ गुड गर्ल, किसके विषय में? कौन अच्छी लड़की है? वह एक अच्छी लड़की है। सो आवर सब्जेक्ट इज सी। अब मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब्जेक्ट छाटना, सब्जेक्ट ढूंढना सेंटेंस में जान गए होंगे। अनदर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा, आई एम अ टीचर। विद्यार्थियों, टीचर नहीं, टीचर, टीचर, आई एम अ टीचर। अब आप सेंटेंस को देखिए, आई एम अ टीचर, यहां कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तब हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे ढूंढे स्टूडेंट्स? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। किसके विषय में कहा जा रहा है? मेरे विषय में कहा जा रहा है। सो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुआ। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग को सब्जेक्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद नंबर आया ऑब्जेक्ट का। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया, जो अंग्रेजी की भाषाई संरचना है वो है सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो आप इसको देखकर ही जान सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां लिखा हुआ है। वर्ब के तुरंत बाद जो भी लिखा हुआ है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इसे परिभाषा के अनुसार समझें। कर्ता, जो हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, कर्ता ने जो भी एक्शन किया है उसका प्रभाव जिस जिस पर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। शी कुक्स फूड इन द किचन, वह किचन में भोजन पकाती है। यहां पर हमारा कर्ता है शी, क्योंकि इस सेंटेंस में काम किया इसने, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक, देन ये आप इस पर अपनी दृष्टि डालिए। कर्ता ने क्रिया की, कर्ता ने जब क्रिया की तो आप बताइए स्टूडेंट्स, कर्ता ने क्रिया की तो भोजन पक गया कि किचन पक गया? कर्ता ने जो भी क्रिया की उससे क्या हुआ? शी कुक्स फूड इन द किचन। यहां पर सी सब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट ने जब जो है अपना एक एक्शन दिखाया, उससे क्या हुआ? भोजन पका कि किचन पक गया? साधारण सी बात है, जब उस लड़की ने, उस सी ने अपना एक्शन दिखाया तो भोजन पका। इट मीन्स कर्ता की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? फूड पर पड़ा। इसलिए हमारा फूड क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, ये क्यों नहीं ऑब्जेक्ट होगा? क्योंकि कर्ता ने जो भी क्रिया की
ठीक, उसका कोई प्रभाव किचन पर नहीं पड़ा, इसलिए हमारा इन द किचन एक्स्ट्रा वर्ड मान सकते हो आप, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरे एग्जांपल को समझे, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। सबसे पहले आप यहां पर सब्जेक्ट देखिए, फील्ड में क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? द बॉयज। इट मीन्स द बॉयज हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, अब इन सब जो सब्जेक्ट हमारा है उसकी जो क्रिया, उसका जो एक्शन हुआ है, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? लड़कों ने एक एक्शन किया, कौन सा एक्शन किया? खेलने का एक्शन किया। ठीक, तो जब इन सब्जेक्ट ने एक्शन किया तो क्या हुआ? क्रिकेट संपादित हुआ कि मैदान बन गया? आप ही सोच के बताओ। जब उस लड़कों ने एक्शन किया तो क्रिकेट हुआ, मैदान तो बन नहीं गया होगा। ठीक, इसलिए जब यहां पर कर्ता की जो ये क्रिया है हमारी, इसका एक्शन है, वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन। ठीक, अभी सब्जेक्ट ने एक्शन अपना दिखाया तो क्या संपादित हुआ? क्रिकेट संपादित हुआ ना। इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट होगा। फिर से आप लोग थोड़ा जल्दी से सीखिए कि कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। फिर से जल्दी से सीख, सी कुक्स फूड इन द किचन, यहां पर सब्जेक्ट है हमारा सी और उसका एक्शन है कुक्स, और उसके एक्शन करने से क्या बना? फूड बना। सो आवर सब्जेक्ट इज फूड। सेकंड सेंटेंस, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बॉयज है और उनका जो एक्शन है वो है प्लेइंग, खेलना, और बच्चों के खेलने से क्या हुआ? क्रिकेट हो गया। इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट यहां पर है वो है क्रिकेट। स्टूडेंट्स, आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस में सिंगल 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 ऑब्जेक्ट आए। क्या एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने सोचा? हो सकते हैं। एक सेंटेंस में अधिकतम मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आप इस परिभाषा आज आप इस डिफिनीशन पर फिर से नजर डालें कि कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। कई कई सेंटेंसेस में या कई कई कंडीशंस में कर्ता की क्रिया का प्रभाव दो जगह पड़ जाता है। ठीक, आप एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब आप सेंटेंस देखिए, जैसे हमने लिखा, आई एम गिविंग हर आ पेन। ठीक, अब आप देखिए, आई एम गिविंग हर अ पेन। ठीक, अब यहां पर आप देखिए पेन देने का काम कौन कर रहा है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट छाट लीजिए, तो पेन देने का काम मैं कर रहा हूं, इसलिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एक्शन क्या है? देने का, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन। ये हमारा हो गया एक्शन। उसके बाद यहां पर आपके सामने 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, एक हर है और एक आ पेन। चलिए इसके आगे थोड़ा हिस्सा बढ़ा देते हैं, इन द रूम। ठीक, अब इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहां जो कर्ता है उसकी जो क्रिया है उसका प्रभाव हर पर भी पड़ रहा है और अपेंड पर भी पड़ रहा है। अदिति का मेयर। स्टूडेंट्स, अब आप इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गिविंग हर अ पेन इन द रूम। स्टूडेंट्स, हमारे बीच में अदिति आई हैं, अब हम हर की जगह सीधे अदिति ही लिखे दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में। अब आप जरा देखिए, ये एक पेन है। ठीक, मैं हूं इसका कर्ता, सब्जेक्ट हूं। अब मैं ये पेन अदि को दे रहा हूं, अदि को दे रहा हूं। ठीक, अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में आई एम गिविंग अदिति अ पेन इन द रूम, मैं एक कमरे में अदिति को एक पेन दे रहा हूं। यहां पर
जो मैं करता हूं उसकी क्रिया का प्रभाव किस किस पर पड़ रहा है। ठीक, मैंने अपनी जेब से पेन निकाली, ये मैंने अपनी जेब से पेन निकाली, तो आप देखेंगे कि पहला प्रभाव तो पेन पर है और दूसरा प्रभाव ये देखिए आदि ने इस पेन को रिसीव कर लिया। फिर से देखिए, ठीक, मेरे जेब में पेन है, मैंने पेन निकाली, तो पहला डिस्टरबेंस किस पर है, इस पेन पर है। ठीक, फिर देखिए, ये देखिए हाथ बढ़ा दिया, यानी मेरे एक्शन का प्रभाव दो जगह पड़ रहा है, पहला पेन पर और दूसरा उस पर्सन पर जिसको ये पेन दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी यहां पर मेरे द्वारा जो एक्शन किया गया वहां पर दो जगह प्रभाव पड़ा। एक तो ये एक्शन पहला आदिति पर और दूसरा पेन पर। ठीक, यानी हमारा प्रभाव दोनों पे पड़ा। इट मीन्स आदिति भी हमारी ऑब्जेक्ट है और पेन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी कि कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस जिस पर पड़ता हो वो सारे के सारे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे द प्रिंसिपल गेव हिम आ मेडल। ठीक, प्रिंसिपल ने उसे एक मेडल दिया। अब मेडल देने का काम किसने किया, पहले आप ये सोच लीजिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने किया। सो आवर सब्जेक्ट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एक्शन क्या है, ये है। ठीक, ये हमारा एक्शन। अब देखिए, जब प्रिंसिपल इस पर्सन को मेडल देंगे, ठीक, तो पहला तो मेडल उठाया जाएगा, तो पहला प्रभाव तो प्रिंसिपल का पड़ा मेडल पर। ठीक, देन एक पर्सन उनके सामने जाएगा, वो पर्सन यहां पर हिम है, और उनके सामने अपने सिर को झुकाएगा। प्रिंसिपल उस मेडल को उस स्टूडेंट्स के गले में डालेगा। तो आपने देखा कि दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ा, उस पर्सन के ऊपर भी प्रभाव पड़ा और उस एक मेडल पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए यहां पर हिम भी ऑब्जेक्ट है और मेडल भी ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उनका अलग अलग नाम होता है। ठीक, एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझेंगे। फिर से ध्यान देंगे आप, सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब हम जानेंगे वो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देखिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रायः निर्जीव होता है, निर्जीव माने लाइफलेस। ठीक, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सदैव सजीव होता है, सदैव सजीव। स्टूडेंट, इन दोनों शब्दों में अंतर देखिए, प्रायः निर्जीव और सदैव सजीव। ठीक, यहां पर आप समझिए, मैं ये बात आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हर केस में 100% केसेस में सजीव होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी कभी भी सजीव भी हो सकता है। वैसे होता वो निर्जीव ही है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं जब वो सजीव भी हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने है, आप कैसे जान पाओ कि ये जो हमारे दो ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाने और कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाने। आपके सामने देखिए लिखा हुआ, पहली बात कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है। आप ऐसे ही इसको देखिए, जैसे मैंने लिखा आई एट एन एप्पल। ठीक,
अब आप बताओ, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमारा यहां ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। ठीक, अब आप यहां से देखकर बताओ कि जो एप्पल होता है, जो सेब होता है, वो सजीव होता है कि निर्जीव होता है? निर्जीव होता है। तो सीधी बात, हमारा जो एन एप्पल है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा एग्जांपल, माय फादर इज बीटिंग मी, मेरे पिताजी मुझे पीट रहे हैं। ठीक, अब आप बताओ पीटने का काम कौन कर रहा है यहां पर? पिताजी, इसलिए माय फादर सब्जेक्ट हो गया। उनका एक्शन क्या है? बीटिंग, पीटना, एक्शन हो गया। अच्छा, प्रभाव किस पर पड़ा? पिताजी के एक्शन का प्रभाव पड़ा मुझ पर। तो मैं ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूं? अब आप बताओगे स्टूडेंट्स, मैं क्या हूं, सजीव हूं कि निर्जीव हूं? एब्सोल्युटली आई एम अ सजीव पर्सन। इसलिए जो मी हुआ वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया होगा? फिर से आप समझो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रायः निर्जीव होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सदैव सजीव होता है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको और समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक विधि और है जिसके माध्यम से आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीख सकते हो। ठीक, जैसे आप जो है जो सेंटेंस दिया है उसको क्वेश्चन फॉर्म में कर दो। ठीक, वहां पर आप क्या लगाओ, और क्या लगाने पर अगर आपको आंसर मिल रहा है, क्या लगाने पर अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और किसे, एक शब्द और यहां लिख लीजिए, किसे या किसको, किसे या किसको लगाने पर अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने एग्जांपल है, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। अब आप इसे क्वेश्चन फॉर्म में बदलिए। अब आप इसे कहिए, मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? एन एप्पल। मैंने क्या खाया, आपको उत्तर मिला मैंने एक सेब खाया। तो यहां पर क्या कहने पर हमको उत्तर मिला? एक सेब। और क्या कहने पर जो उत्तर मिलता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आप यहां पर किसे या किसको का प्रयोग कर सकते हो? मैंने किसको खाया, ठीक, मैंने किसे खाया, ये तो सेंटेंस फिट ही नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगाना ही उचित है। ठीक, अब आप इस एग्जांपल में देखिए, माय फादर इज बीटिंग मी। ठीक, यहां पर आप क्या करिए, किसे या किसको लगाइए। अब अगर जो उत्तर मिलेगा वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे पिताजी ने किसे पीटा, मेरे पिताजी ने किसको पीटा, तो हमको क्या उत्तर मिला? मुझे पीटा। इसलिए मैं क्या कहलाऊंगा? किसे या किसको लगाने पर जो उत्तर मिलता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या यहां पर स्टूडेंट्स क्या लगाने पर कोई उत्तर मिलेगा? मेरे पिताजी ने क्या पीटा, अब ये सेंटेंस तो सही नहीं है, इसलिए आप यहां पर किसे या किसको लगाने पर ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लें और वहां पर इस बात को समझें। My father gave me a book। अब आप पहले देख लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है। पहले आप समझिए कि यहां पर काम कौन कर रहा है। पिताजी काम कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा पिताजी है, उनका एक्शन ये है और उनके एक्शन का प्रभाव मी पर भी पड़ा और आ बुक पर भी पड़ा, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, उसके बाद आप समझिए, अभी मैंने आपको बताया पहली विधि से, जो ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी और आबुक में कौन सा निर्जीव है? आबुक निर्जीव है, इसलिए हमारा जो आबुक है वो कहलाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन जो सजीव होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी, मैं क्या हूं? मैं सजीव हूं, इसलिए हमारा ये कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझे स्टूडेंट्स? अब आप इस विधि से सीखिए, क्या या किसे लगाकर आप उत्तर प्राप्त करिए। आपको जो अगर क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
किसको लगाने पर उत्तर मिल रहा है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहां पर जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, उसमें हम क्या लगाकर उत्तर प्राप्त करें। मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया। अब आप स्टूडेंट्स बताओ क्या उत्तर मिलना चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दिया। ठीक, आपने देखा क्या कहने पर हमको जो उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, मेरे पिताजी ने एक किताब किसे दिया, या मेरे पिताजी ने एक किताब किसको दिया। तब आपको उत्तर क्या मिला, मेरे पिताजी ने एक किताब किसे दिया या मेरे पिताजी ने एक किताब किसको दिया। तब उत्तर मिला कि मेरे पिताजी ने एक किताब मुझे दिया। इसलिए जो हमारा मी है, इसलिए जो किसे क्वेश्चन फॉर्म, किसे क्वेश्चन वर्ड लगाकर जो हमको उत्तर मिले वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं मैं आपको ये समझ में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब आप कॉम्प्लीमेंट समझिए, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ही आता है, जैसे आई एम अ टीचर। ठीक, अब आप देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है क्योंकि मेरे विषय में कहा गया, ये एम इसकी वर्ब है, बी वर्ब कहेंगे इसे। ठीक, और ये जो अ टीचर लिखा है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक, पूरक माने पूरा करने वाला, सेंटेंस के सेंस को, सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने वाला। ठीक, फिर से आप समझते हैं, जैसे हमने लिखा ही वॉज अ सिंगर। जैसा कि ऑब्जेक्ट में आपने सीखा था कि कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में जब एक्शन होता ही नहीं है, कर्ता कोई क्रिया करता ही नहीं है, तो उसकी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो पुराना नियम है कि कर्ता की क्रिया का प्रभाव, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, हमारा अ सिंगर होगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब आप एक चीज समझिए, कॉम्प्लीमेंट माने अभी बताया पूरक, पूरक माने पूरा करने वाला। किसे पूरा करने वाला, सेंटेंस के वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहलाता है। अब आप एक बात समझिए, ये वाक्य के अर्थ को कैसे पूरा कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस से, सेंटेंस पहले आप पढ़ लीजिए, आई एम अ टीचर, ही वॉज अ सिंगर, मैं एक अध्यापक हूं, वह एक गायक था। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से अ टीचर हटा दूं, आई एम, मैं हूं, क्या हूं आप बताओ, कोई वाक्य का अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक, इसका मतलब यह होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। तो हमने यहां पर अ टीचर लिख दिया, अ डॉक्टर लिख दिया, एन इंजीनियर लिख दिया, अ लॉयर लिख दिया। ठीक, उसके बाद इस सेंटेंस को देखिए, ही वॉज अ सिंगर। ठीक, अगर हम वर्ब के बाद वाले हिस्से को बिगाड़ दें तो वाक्य अपना कोई अर्थ दे पा रहा है। ही वॉज, वह था, क्या था, घोड़ा था, गधा था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, क्या था, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। ठीक, इसलिए जब भी बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर वाक्य की मुख्य क्रिया हो, आप जानते हो ना, जो इज, एम, आर, वाज, वर होता है वो केवल हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता है। जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है तब यही बी वर्ब मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में काम करती है, और जब सेंटेंस में मुख्य क्रिया हो, मेन वर्ब हो, तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब देखिए, ही वॉज, वह था, वो क्या था, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या था, तो ही वॉज अ सिंगर। जब हमने इसके आगे
सिंगर जोड़ दिया, तो ये जो आपके सामने सेंटेंस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है उसने अपना पूरा पूरा अर्थ दे दिया। स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरी आशा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्दी से मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का अंतर समझा रहा हूं। ठीक, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में अंतर, क्या अंतर है आप कैसे जान पाओ? स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आता है, तो दोनों में अंतर क्या? हमारे स्टूडेंट्स कैसे पहचाने कि वर्ब के बाद आने वाला हिस्सा जो सेंटेंस में लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप एक बात समझिए। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड। अब उसके बाद एक सेंटेंस लिखा ही वॉज अ लायर। लायर मीन्स वकील, लायर नहीं ना तो झूठा हो जाएगा स्टूडेंट, लायर, लायर। ठीक, अब आप एक दोनों सेंटेंस को देखिए। जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर सेंटेंस से ऑब्जेक्ट हटाया जाए तो वाक्य के अर्थ पर, वाक्य के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से जो हमारा क्रिकेट है, हमारा क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, हमारा लायर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब हम आप एक बात देखते हैं, अगर हम यहां से क्रिकेट इरेज कर दें तो वाक्य अपना कोई अर्थ दे रहा है? ही प्लेस इन द फील्ड, वह क्रिकेट खेलता है, सॉरी ही प्लेस इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है। पहले क्या लिखा था? ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। तब भी वाक्य का अर्थ था, और अब भी क्रिकेट ऑब्जेक्ट बिगाड़ने के बाद भी ही प्लेस इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है, अभी भी वाक्य का भाव, वाक्य का अर्थ मौजूद है, आपके सामने बरकरार है। इसका सीधा मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का सेंटेंस के भाव या सेंस से कोई मतलब नहीं होता है, उस पर केवल कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स, नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ही वॉज अ लायर, वह एक वकील था। अब हम यहां पर अगर इसको बिगाड़ दें, अब देखिए वाक्य का कोई अर्थ है? वह था, घोड़ा था, गधा था, वकील था, क्या था, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए आप देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिकेट अ लायर, यहां पर क्रिकेट हुआ ऑब्जेक्ट और अ लायर हुआ क्या? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, दो एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है। देखिए, जैसे हमने लिखा माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, और हमने एक और लिखा माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। दोनों सेंटेंस फिर से सुनिए। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, मेरी माता जी भोजनालय में भोजन पकाती हैं। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई चिकित्सक है। अब जरा आप एक चीज समझिए, अब यहां पर कर्ता ये है, सब्जेक्ट ये उसका एक्शन है, और उस कर्ता के एक्शन का प्रभाव फूड पर पड़ा, इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब आप यहां पर एक बात समझिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सेंटेंस के भाव से, सेंटेंस के सेंस से कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप फूड बिगाड़ दीजिए तो क्या वाक्य अपना अर्थ दे रहा है? माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, मेरी माताजी किचन में पकाती हैं, तभी वाक्य ने कुछ ना कुछ अर्थ दे दिया। लेकिन यहां पर जो अ डॉक्टर, जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं, ठीक, अगर इसको बिगाड़ दिया, इसको इरेज कर दिया, तो माई ब्रदर इज, मेरा भाई है, क्या है? कुछ
पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। इसलिए फिर से आप समझिए, कॉम्प्लीमेंट वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। जैसे इसका हिंदी नाम है पूरक, पूरक माने पूरा करने वाला, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वाक्य के अर्थ से कोई मतलब नहीं होता। स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का अंतर अवश्य समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर सिखा के ही मानूंगा। मैं आपको आपकी ही भाषा में पढ़ाऊंगा। आप जैसा कहेंगे, हिंदी, अवधी, भोजपुरी, जैसे आप कहेंगे मैं आपको वैसा ही सिखाऊंगा, और मैं आपके सामने 24 घंटे हाजिर हूं। नमस्कार, धन्यवाद।